हेलो दोस्तों, इस चैनल के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये स्पेशली ये वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। होता यह है कि जब बच्चा 10+2 पास करता है तो 10+2 के बाद उसके सामने दो ऑप्शंस, सबसे बेहतर ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर उसने साइंस से 10+2 पास किया है तो उसके पास दो सबसे इंडिया में जो दो सबसे कह सकते हैं हॉट ऑप्शंस उसके सामने रखे जाते हैं, और वो होता है कि या तो वो बच्चा मेडिकल फील्ड को चूज करे, डॉक्टर बन जाए, या फिर वो इंजीनियर बन जाए। ये अभी भी हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ा मास है जो इस मेंटेलिटी का मानता है कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग करने का ही, डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि उस वक्त बच्चा ऐसी टेंडर एज में होता है कि वो अपनी मदर फादर की बात को मान जाता है, अपने पेरेंट्स की बात को मान जाता है, और फिर वो या तो मेडिकल की तरफ मूव कर जाता है या तो इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर जाता है। अब मामला क्या होता है कि इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं वो टॉप कॉलेजेस जो इंडिया में मौजूद हैं, IITs मौजूद हैं या NITs मौजूद हैं, वहां पर क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं तो बहुत ही कम बच्चे उसमें इंटर कर पाते हैं। तो फाइनली कहीं ना कहीं से इंजीनियरिंग करनी होती है, तो इंजीनियरिंग वो कहीं से भी कर लेता है, किसी भी कॉलेज से कर लेता है, किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लेता है, या बहुत ही ज्यादा मशहूर या कह सकते हैं बहुत ही अच्छे कॉलेज से नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब वो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेता है तो उसके पास एक बहुत डायलेमा की पोजीशन होती है कि वो आखिर आगे क्या करे। वो आगे फर्दर स्टडीज में जाए या किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखे। तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो उनसे ज्यादा उनसे ज्यादा कंफ्यूज्ड कोई नहीं होता। तो ये वीडियो एक्चुअली आप लोगों के लिए ही है जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो चुके हैं, और साथ ही साथ उन साइंस ग्रेजुएट के लिए है जिन्होंने आफ्टर 12th वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाए और फाइनली 12th के बाद उन्होंने BSc ज्वाइन कर ली, और BSc करने के बाद वो आगे क्या करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैंने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज 2021 में हैं साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, वो सब इसमें डिटेल में डिस्कस की हैं। इसको देखने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। एक्चुअली जो दुनिया है वो अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है, बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन एक्चुअली हम अवेयर नहीं रहते, हमें पता नहीं होता कि ये भी चीज मौजूद है, और अवेयरनेस ना हो पाने की वजह से हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने इसीलिए बनाया है कि आप कंफ्यूज मत होइए। आफ्टर इंजीनियरिंग, आफ्टर साइंस ग्रेजुएशन आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसे आप परस्यू कर सकते हैं और फाइनली जो है अपनी कैरियर को एक बड़ी ऊंची उड़ान दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, बहुत ही अच्छा वीडियो ये होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। इस कैरियर ऑप्शंस को हमने मेनली जो है वो डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस को इन कैटेगरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले आपके पास हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो चुके हैं तो हायर स्टडीज में कैसे जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कंपनीज हैं, PSUs हैं, उसमें कैसे जॉब पा सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट में कैसे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा UPSC की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहती हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देता है, आप उसे ज्वाइन कर, उसमें अलग अलग सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, और फिर साथ ही साथ इंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। अब आगे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। जो पहला पॉइंट है कि जब कोई भी साइंस ग्रेजुएट जो है वो BSc कर लेता है या फिर इंजीनियरिंग BTech कर लेता है तो उसके बाद क्या करे एग्जैक्टली उसके पास क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो उसके सामने ऑप्शन आता है कि वो और हायर स्टडीज में जाए और पढ़ाई करे। तो अब और पढ़ाई करने का अगर आपके पास हिम्मत है और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर आप टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर ये सारा आपका सपना है रिसर्च करने का, टीचिंग फील्ड में जाने का, तो फिर आपको जरूर BTech करने के बाद या BSc करने के बाद आपको हायर स्टडीज में जाना चाहिए। और अगर आपने सिंपल BSc कर रखा है, चाहे वो बायोलॉजी से किया हो या फिर आपने से फिजिक्स केमिस्ट्री से किया हो, तो आप इसके बाद मास्टर ऑफ साइंस MSc को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में बहुत अच्छी कोर्सेज MSc में
मौजूद हैं। पहले जो एक नॉर्मल कोर्सेज एमएससी में हुआ करते थे, अब नहीं, अब बहुत ही अच्छे एमएससी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी अवेलेबल है। तो बहुत ही अच्छे कोर्सेज जो हैं एमएससी में अवेलेबल हैं। आप उस एमएससी को परसू कर सकते हैं अगर आपने बीएससी किया है, और साथ ही साथ अगर इसे आप परसू कर लेते हैं तो उसके बाद आप नेट जीआरएफ निकाल सकते हैं और नेट जीआरएफ में क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत तरीके के सीएसआईआर के नेट जीआरएफ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सारे क्वालिफाई करके आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं और साथ ही साथ रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। तो अगर आप एमएससी करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो कैरियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल सकती है, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैथमेटिशियंस बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, केमिकल एनालिस्ट बन सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोस्ट पर जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही, ये जितनी भी पोस्ट मैंने आपको बताई आफ्टर एमएससी करने के बाद, मैंने आपको बताया है कि अगर आपने एमएससी कर लिया तो फ्यूचर में ये प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने खुल जाते हैं और बहुत ही अच्छी जॉब होती है, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब्स आपको इन एमएससी करने के बाद मिल सकती हैं, जिसपे आप सैलरी भी अच्छी हो सकती है और रिस्पेक्ट भी आपको मिल सकती है। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, वो तो बीएससी जिन्होंने कर रखी थी उनके लिए हायर स्टडीज कहती है एमएससी करना, लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है गेट एग्जामिनेशन देने की। तो ये जो गेट एग्जामिनेशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल एग्जामिनेशन है, गेट एग्जामिनेशन, और ये हर साल ये गेट एग्जामिनेशन होता है। और इसमें जो बीटेक स्टूडेंट होते हैं जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसका अपना एक पूरा सिलेबस होता है और जिस फील्ड में आपने बीटेक किया होता है उसी फील्ड में आपको गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। और अगर आप गेट एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आपके पास हायर स्टडीज के ऑप्शंस खुल जाते हैं। पहले तो आप एमटेक कर सकते हैं आईआईटी से, ठीक है, एनआईटीज से, यानी जो इंजीनियरिंग एनआईटीज हैं, आईआईटीज हैं, उनसे आपको एमटेक की अपॉर्चुनिटी करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप और भी फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप इनमें पीएचडी कर सकते हैं, प्रोफेसरशिप में जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अदर टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। रिसर्च का ऑप्शन तो आपके पास होता ही है, हायर रिसर्च में जा सकते हैं। तो गेट का क्वालिफाई करना थोड़ा सा टफ होता है, बट अगर आप मेहनती हैं, आप कुछ करने का जज्बा है, तो बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो गेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आप एमटेक कर सकते हैं आईआईटीज एंड एनआईटीज और भी बहुत सारे कॉलेजेस से, और आगे फर्दर पीएचडी स्टडीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एमटेक आपने अगर बीटेक आपने किया हुआ है और बीएससी या बीएससी किया हुआ है तो आपके पास, और आप एमएससी नहीं करना, अगर बीएससी किया है आप एमएससी नहीं करना चाहते हैं या बीटेक किया है आप गेट नहीं क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास एक और एग्जाम आता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एक और एग्जाम आता है और उस एग्जाम को बोलते हैं जैम एग्जाम, ठीक है, जैम। तो ये जैम क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ये जैम एग्जाम भी आईआईटीज कराता है, आईआईटी जैम इसे बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट इसे बोला जाता है। तो ये आईआईटीज कराते हैं और साथ ही साथ जितने भी आईआईटीज इंडिया में हैं वो कंडक्ट कराते हैं मिलकर, और साथ ही साथ आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे रेपुटेटेड कॉलेज माना जाता है। तो वो साइंस का कॉलेज आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आईआईटीज मिलकर इस एग्जाम को, इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को करवाते हैं, जिसे आईआईटी जैम बोलते हैं। अगर आप आईआईटी जैम, अच्छा याद रखिएगा ये इसमें फर्क क्या है गेट और गेट से, कि ये जो एग्जाम होता है इसको बीएससी करने वाला भी दे सकता है और साथ ही साथ बीटेक करने वाला भी दे सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो फिर आप एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी आईआईटी में या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, फर्दर बहुत बड़ी रिसर्च में जा सकते हैं, इंडिया में रिसर्च कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप इंडिया में रिसर्च कर सकते हैं, फॉरेन में रिसर्च करने के लिए फर्दर जा सकते हैं। इसके अलावा एमएससी पीएचडी आप कर सकते हैं इंटीग्रेटेड तरीके से। और इसके अलावा अगर आप बीटेक किया हुआ है तब भी आप एमएससी और पीएचडी कर सकते हैं
इस IIT जैम को क्वालिफाई करने के बाद। ये बहुत ही, अगर इसमें आपको एडमिशन मिल जाता है, बहुत अच्छा आप स्कोर करते हैं, तो ये बहुत ही रेपुटेटेड मतलब कह सकते हैं आगे फर्दर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, इंडिया में भी दे सकता है, फॉरेन में भी दे सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी दे सकता है और पब्लिक सेक्टर में भी दे सकता है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। IIT जो जैम एग्जाम है वो 7 सब्जेक्ट में कंडक्ट होता है, जबकि अगर गेट एग्जाम की बात करें तो ये 25 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, 25 सब्जेक्ट में ये कंडक्ट होता है, जबकि जैम एग्जाम जो होता है 7 सब्जेक्ट में कंडक्ट होता है। अभी अगर देखा जाए तो अभी हाल में ही इसका रिजल्ट आया है, और अगर आप इसकी फर्दर और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वैसे तो हर बार अलग अलग IITs या IISc इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। इस बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने करवाया था, तो आप इसके jam.iisc.ac.in पर जाकर इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इनके सिलेबस के बारे में कलेक्ट कर सकते हैं और भी कई चीजों के बारे में कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास फ्यूचर के लिए है कि अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहें, फर्दर स्टडी करके जॉब को ज्वाइन करना चाहें, अच्छी जॉब को, रेपुटेटेड जॉब को ज्वाइन करना चाहें, तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप फर्दर स्टडीज करें, आप गेट निकालें, जैम निकालें या फिर MSc किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लें अगर आप साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड कैरियर ऑप्शन की बात की जाए तो सेकंड कैरियर ऑप्शन आपके पास आता है और वो है पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स, यानी ये PSUs कही जाती हैं। ये कुछ कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जो कि आपको बहुत हाई पैकेज, बहुत हाई सैलरी पैकेज, बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी मतलब आप ये समझें कि इंश्योरेंस ऑफ लाइफ देती हैं ऐसी जॉब, PSUs की जॉब, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स की जॉब। तो जैसे बहुत सारी इसमें पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, जैसे कि भेल है, सेल है, IOCL है, ठीक है, ये महारत्ना कंपनीज हैं। इसके अलावा नवरत्ना कंपनीज होती हैं। तो ये सब कंपनीज होती हैं, ये समय समय पर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए जॉब निकालती रहती हैं। तो इसमें कैसे जॉब पा सकते हैं? तो पहला तरीका यह है, या तो आप गेट क्वालिफाई कर लें, अगर बीटेक स्टूडेंट है गेट क्वालिफाई कर लें, और इसके स्कोर अगर आपके अच्छे हैं तो एक्चुअली कुछ ऐसी कंपनीज हैं, PSUs हैं, जो कि गेट के स्कोर पर और प्लस आपका एक इंटरव्यू पर, यानी कि गेट का स्कोर और इंटरव्यू के बेस पर आपको जॉब ऑफर करती हैं, जॉब देती हैं। अगर आप उनके इंटरव्यू में क्वालिफाई कर गए और गेट के स्कोर को काउंट करके वो जॉब आपको देती हैं। एक तरीका ये हो गया। इसके अलावा UGC नेट क्वालिफाई करके भी आप इसमें PSUs में अच्छी जॉब पर, अच्छे पोस्ट पर आप पोस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा CSIR नेट क्वालिफाई करके आप PSUs में जॉब पा सकते हैं। PSUs में अच्छी सैलरी पैकेज और अच्छा प्रोफेशनल जॉब आपको ऑफर हो सकती है। एक तरीका तो यह है कि आप गेट निकालें, UGC नेट निकालें या CSIR नेट निकालें, इनके स्कोर पर आपको PSUs ऑफर करती हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि ये सब की जरूरत नहीं होती है, PSUs ये इन सब स्कोर्स को नहीं देखती हैं, बल्कि वो अपना खुद का रिटन एग्जामिनेशन करवाती हैं, खुद का रिटन एग्जामिनेशन करवाती हैं, फिर वो इंटरव्यू लेती हैं और फिर उस बेस पर जो है वो साइंस ग्रेजुएट या बीटेक ग्रेजुएट को PSUs में जॉब ऑफर करती हैं। तो एक तरीका, दूसरा तरीका ये है। तो PSU में अगर आपको जॉब मिल जाए तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है। अगर आप फर्दर स्टडी नहीं करना चाहते हैं और आप जॉब के लिए जॉब सीकर हैं, जॉब को जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं, तो PSU मुझे लगता है बेस्ट तरीका है कि आप उसमें जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, उसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आप इसमें जा सकते हैं। अब बात आती है कि पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, ये तो दूसरा मैंने आपको ऑप्शन बताया। तीसरा ऑप्शन होता है मैनेजमेंट में जाना। अगर आपने BSc कर रखा है या फिर आपने बीटेक कर रखा है तो उसके बाद आप मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर्स बन सकते हैं। अब मैनेजमेंट में जाना ये भी बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है, बहुत ही हाई पेइंग जॉब है। यानी इंडिया में जो सबसे टॉप पेइंग जॉब मानी जाती है, वो वन ऑफ द टॉप पेइंग जॉब जो मानी जाती है वो मैनेजर्स की होती है। तो ऐसा माना जाता है, लेकिन बस यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आपने वो मैनेजमेंट कहाँ से किया है, आपने वो प्रोग्राम्स कहाँ से किए हैं, आपने वो डिग्री कहाँ से ली है, ये काफी मैटर करता है। और प्लस आपकी स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे मैनेजर होंगे, उसी हिसाब से आपको हाई पेइंग जॉब्स मिलती हैं। तो अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तो सिंपल सा एक तरीका होता है कि MBA आप कर लीजिए, या फिर कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑफर करती हैं कुछ IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैं यहाँ पे IIMs की बात कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको हाई पेइंग जॉब्स पानी है, बेहतर जॉब्स पानी है जो आपको जिंदगी में सेटिस्फाई कर पाए, तो आपको
जो MBA या ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम जो आप परसू करेंगे, वो अगर IIM जैसे कॉलेज या टॉप मैनेजमेंट कॉलेज से करेंगे तभी आप ऐसी हाई पेइंग जॉब्स को पा सकते हैं। वरना MBA तो लोकल बहुत सारे कॉलेजेस कराते हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं रहता। मतलब आपने बीटेक कर लिया किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, फिर आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से MBA भी कर लिया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि आप सीधे, मेरा ऐसा मानना है कि आप सीधे जाकर जॉब में कर लें, फिर आपका एक्सपीरियंस जुड़ता रहेगा, आपको धीरे धीरे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। तो आप IIM में जाना चाहते हैं अगर MBA करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के लिए, तो इसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक एग्जाम होता है CAT का एग्जाम, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम, उसको आपको निकालना पड़ेगा। और कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एग्जाम होता है उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। जितना अच्छा आपका स्कोर आएगा, जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, उसी हिसाब से आपको IIMs में आपको एंट्रेंस मिलेगा फर्दर डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए या फिर MBA कोर्सेज के लिए। तो IIMs में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो IIM का कौन सा IIM मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, ये डिपेंड पूरी तरीके से टोटली डिपेंड करेगा कि CAT के एग्जामिनेशन पर, कि CAT में आपने कितना अच्छा स्कोर किया, कितना परसेंटाइल आपका आया हुआ है। अब CAT के सिलेबस की बात की जाए, CAT में क्या क्या पूछा जाता है, तो CAT में अगर पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपसे पूछी जाती है, यानी आपकी जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, थोड़ा मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, यानी आपका जो रीजनिंग है, यानी थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका टेस्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, कैसी आपकी रीजनिंग है, कैसे आप डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कंप्रहेंशन, यानी इंग्लिश के ये टॉपिक्स हैं, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कंप्रहेंशन, उनको आपसे पूछा जाता है इस एग्जामिनेशन में। अगर आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं इस एग्जाम में, इस सिलेबस में, तो फिर आप जो है IIMs में एडमिशन पा सकते हैं और फाइनली जो है बहुत ही हाई पेइंग और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री फ्यूचर में जॉब जो है आपको ऑफर हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको प्रिपरेशन प्रॉपर करनी पड़ती है, और उसकी प्रिपरेशन में मुझे लगता है कि 1 साल का वक्त या 6 मंथ से लेकर 1 ईयर का वक्त लगता है। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फाइनली क्योंकि कोचिंग में इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। तो कोचिंग जो है आपको गाइडेंस दे देती है, मेहनत आपको करनी होती है। आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और उसके बाद आप CAT की प्रिपरेशन करके CAT को क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर CAT क्वालिफाई हो गया तो फिर आपको आपके सपनों को एक उड़ान मिल सकती है। फिर अब आता है UPSC। फिर नेक्स्ट जो आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है वो है UPSC की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC में जो आपके पास सबसे बड़ा एग्जाम इंडिया का, यानी पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा और सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, वो है सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन। ये UPSC कंडक्ट कराती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं तो IAS, IPS, IFS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, और इसी तरीके से ग्रुप A सर्विसेज होती हैं, ग्रुप B सर्विसेज होती हैं, इनमें आप जॉब पा सकते हैं। और ये जो जॉब्स हैं, ये इंडिया में इससे बड़ी जॉब किसी भी फील्ड में नहीं है। ये मैं आपको मेंशन कर दूं कि सिविल सर्विसेज से बड़ी जॉब किसी भी फील्ड में नहीं है। इससे ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन या इससे ज्यादा आपको जो रिस्पेक्ट है, इन टर्म ऑफ रिस्पेक्ट अगर मैं बात करूं, तो किसी भी जॉब में इंडिया में नहीं है। इवन कि कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, बात होती है, तो उन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, पूरी दुनिया में उन्होंने देखा है, पूरी दुनिया को देखा है, पूरी दुनिया में कई कंपनीज में उन्होंने जॉब की है। उसके बाद वो पहले IAS थे, फिर उन्होंने पहले रिटायरमेंट ले लिया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद वो दुनिया में कई जगह जॉब उन्होंने की। फिर बाद में वो बताते हैं कि अगर दुनिया में सबसे सेटिस्फैक्ट्री, पूरी दुनिया में, वो कहते हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये मैं रिटायर्ड IAS या उन्होंने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया IAS, ऐसे लोगों की मैं बात बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि दुनिया में IAS से ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री जॉब या IAS से ज्यादा पावरफुल जॉब कहीं नहीं है। तो अगर आपको इस जॉब में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो फिर आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा प्रिपरेशन होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपको
आपको अपने अंदर डिटर्मिनेशन लानी है, बहुत ही ये सोचना है कि जब तक हम इसमें पूरी तरीके से सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे हमें इस फील्ड को नहीं छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात जो होती है, सिलेक्शन भी इसमें जल्दी मिल जाएगा लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको एक ऐसा रास्ता, एक सही गाइडेंस और सही रास्ता अपनाना है और उस पर सिर्फ मेहनत करते जाना है बहुत ही। और स्ट्रेटजिकली, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि यूपीएससी में अगर क्वालिफाई करना है, अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आप बहुत मेहनती हैं, आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है लेकिन आप कम मेहनती हैं, कम आपके पास कैलिबर है, तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कैसी स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, इसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं जो आप नीचे देख सकते हैं, या मैं आई लिंक पे डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए। उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली मैं शॉर्ट में बता दूं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख बच्चे इसमें अपीयर होते हैं या इसके फॉर्म को फिल करते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है। मेंस एग्जामिनेशन 2 टाइप का होता है, एक रिटन एग्जाम होता है जो कि 5 to 6 डेज चलता है, और प्लस इसके बाद जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। आपके जो मार्क्स होते हैं रिटन एग्जामिनेशन के और इंटरव्यू के, ये मार्क्स से टोटल एग्रीगेट आपका मार्क्स बनता है और इसी पर आपका सिलेक्शन होता है, इसी पर आपको रैंक मिलती है और रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। तो सबसे पहले लोग आईएएस उठाते हैं, फिर आईपीएस उठाते हैं या आईएफएस उठाते हैं, इसी तरीके से आईआरएस उठाते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही जैसी आपकी रैंक आएगी वैसी वैसी आपको जॉब जो है वो रैंकिंग के हिसाब से आपको मिलती चली जाती है। तो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम, लेकिन इसमें मजेदार मैं बात बताऊं कि इस रिटन एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम को अगर मिलाकर सिर्फ अगर आप 50%, ओनली 50%, अगर 50% मार्क्स आप गेन कर लेते हैं तो आप आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, आप आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। सोचिए कि कितना आसान है अगर आप एक बार डिटरमिन हो जाए तो। और अगर डिटर्मिनेशन नहीं है तो फिर कोई भी जॉब आपके लिए नहीं है, फिर तो अगर मेहनती नहीं है तो फिर कोई जॉब नहीं है, फिर आप कुछ भी कर लीजिए। और तो इसलिए अगर आप सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर तैयारी करें, लेकिन फुल डिटर्मिनेशन और फुल गाइडेंस के साथ और फुल स्ट्रैटेजी के साथ इसमें आए, वरना फिर आप अगर नहीं ऐसा है आप कर सकते तो फिर आप किसी दूसरी जॉब को देख सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग डिटर्मिन हो सकते हैं और जरूर कर सकते हैं। और अगर मैं साइंस ग्रेजुएट की बात करूं तो आपको मजेदार अगर मैं डेटा दे दूं तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2016 में जो टॉप 20 रैंक्स आई थी उसमें से 19 जो बच्चे थे, 19 बच्चे, 20 में से 19 बच्चे वो या तो साइंस ग्रेजुएट थे या वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे। तो आप जरा समझ सकते हैं कि साइंस ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इसमें कितना ज्यादा क्वालिफाई करते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफाई करते हैं। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही मतलब आपके लिए ही है, या कह सकते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर एक विकल्प है, एक बहुत ही बेहतर आपके पास विकल्प ये मौजूद है। तो ये आप समझ सकते हैं। और हर बार ऐसा ही रहता है, कमोबेश थोड़ा बहुत चेंज रहता है, वरना इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और साइंस ग्रेजुएट इसको बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं, या हर बार रिजल्ट में उन्हीं का ज्यादा रिजल्ट होता है। अब इसके अलावा जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वालिफाई अगर मान लीजिएगा आप यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर सिविल यूपीएससी ही एक एग्जाम करवाता है इंजीनियर्स के लिए, स्पेशली इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन करवाता है इंडिया, जिसे IES बोलते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। अगर बीटेक हैं, बीई हैं, तो आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में आपका जीके पूछा जाता है, यानी जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा जो पूछा जाता है वो आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन होता है या जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। इसको बीएससी वाले नहीं दे सकते हैं, बल्कि बीटेक वाले ही दे सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो इंडिया के जो सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे रेलवे है, तो उसमें जो सबसे हाई लेवल के जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसी सर्विसेज से सेलेक्ट करके उनको वहां पर पोस्ट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो इसके लिए अगर आपको जानना है तो बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं, और यूपीएससी की वेबसाइट पर तो डिटेल में दिया ही हुआ है।
तो उसमें आप जान सकते हैं और इसकी कोचिंग्स भी होती हैं, आप इसे कोचिंग भी करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपको डिफेंस में जाना है, अगर आपको वर्दी वाली जॉब चाहिए, अगर आप वर्दी वाली, वैसे आईपीएस की भी जॉब होती है, लेकिन अगर आप मान लीजिए मिलिट्री में जाना चाहते हैं, कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, बॉर्डर पे सर्व करना चाहते हैं, तो आपके लिए आर्मी की भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आपके पास नेवी की भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, एयरफोर्स की भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिलेगी? आफ्टर साइंस ग्रेजुएशन, आफ्टर बीटेक ग्रेजुएशन आप सीडीएस का एग्जाम दीजिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन दीजिए। ये भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है इस एग्जामिनेशन को। और इसमें अगर आप इस एग्जाम को देते हैं तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जा सकते हैं, वहां पर ऑफिसर्स बन सकते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर जा सकते हैं। और उसके बाद इसमें बीटेक और बीएससी वाले भी जा सकते हैं और नॉर्मल ग्रेजुएट भी इसमें जा सकते हैं। लेकिन नेवल एकेडमी में अगर आपको जाना है, नेवल जो फोर्सेस है उसमें जाना है, तो फिर आपका बीएससी या तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स से हो तभी आप जा सकते हैं, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी बीटेक हो तब आप इसमें जा सकते हैं। इसमें नॉन साइंस स्टूडेंट की एंट्री नहीं होती है। तो नेवल एकेडमी में अगर आपको जाना है, आपको अगर शिप्स में यानी समुद्रों से अगर प्यार है और कंट्री को सर्व करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस सर्विस को आपको चूज करना चाहिए। फिर अगर आप एयरफोर्स एकेडमी में जाना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं या इस तरीके की इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स में जाने के लिए भी आप ये सीडीएस के ही थ्रू आप जाएंगे, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका 10+2 लेवल पर होना जरूरी है, और या तो फिर आपका बीटेक होना जरूरी है या 10+2 पर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना जरूरी है अगर आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है ग्रेजुएशन की तो। और इसके बाद आप इसमें सीडीएस के थ्रू एयरफोर्स में आप सेलेक्ट हो सकते हैं और अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं, यानी आर्मी में भी जाने का आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको पता चल रहा होगा कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, और हमें लगता है कि हमने बीटेक कर लिया अब हम क्या करें, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, बस हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, ये जो सीडीएस का एग्जामिनेशन होता है इसमें एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन इसका पूरी डिटेल जो है वो, क्योंकि टाइम इतना नहीं है मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में बताना है, तो इसकी अगर पूरी डिटेल जाननी है तो upsc.gov.in पर आप जा सकते हैं, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इसका पूरा सिलेबस आपको देती हैं। तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन है, और फिर इसके बाद जब आप रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू इसका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करता है, यानी एसएसबी इसे कहा जाता है। ये कई दिनों का एक इंटरव्यू होता है, और कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा मतलब फिजिकल, मेंटल, हर तरीके की एबिलिटी को इसमें जज किया जाता है कि आप क्या एक ऑफिसर ट्रेनी बनने लायक हैं कि नहीं हैं, क्या आप मिलिट्री में एक ऑफिसर बनने लायक है नहीं। तो आपका फिजिकल, मेंटल, आपका डिसीजन मेकिंग टेस्ट, हर टेस्ट को से आपको गुजारा जाता है। 5 to 6 डेज का ये टेस्ट होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, और अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आप ऑफिसर ट्रेनी की तरह सेलेक्ट हो जाते हैं इंडियन मिलिट्री में, या फिर नेवी में, या फिर एयरफोर्स में। ये बहुत ही जबरदस्त जॉब है जिसको आप कर सकते हैं, कंट्री को भी सर्व कर सकते हैं, रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ जो है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इंश्योर करना कि मतलब तो वो भी आपको इसमें मिलेगा। अब आप कहेंगे कि लाइफ भाई जो ऑफिसर्स होते हैं आपके आर्म फोर्सेस के, वो बहुत ही उनकी लाइफ इंश्योर होती है हर तरीके से, वरना हर तरीके से इंश्योर होती है, आपकी फैमिली इंश्योर होती है, ठीक है, आपका रिस्क है आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ, लेकिन इंश्योर मतलब आप हैं, और उसके बाद आपकी फैमिली, हर चीज का इतना ज्यादा ख्याल गवर्नमेंट रखती है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अच्छा, यूपीएससी के अदर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं यूपीएससी के थ्रू? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में आप जा सकते हैं। सीएपीएफ का एग्जामिनेशन कराता है, बहुत ही आसान एग्जामिनेशन होता है, मैं तो इसे बहुत आसान एग्जामिनेशन मानता हूं अगर आप मेहनती हैं तो, ठीक है। सीएपीएफ का एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करके असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं किसी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, आईटीबीपी में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्सेज में, या फिर आप और भी बहुत सारी फोर्सेज हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कहलाती हैं। तो उसमें आप जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर जा सकते हैं, क्लास ए ऑफिसर बन सकते हैं, और फाइनली जो है फिर डिप्टी कमांडेंट बन सकते हैं, प्रमोट होकर फिर कमांडेंट बन सकते हैं, और फिर इसके बाद आप आईजी लेवल तक पहुंच सकते हैं
रिटायरमेंट तक। ये बहुत ही रिपोर्टेड, बहुत ही बेहतरीन जॉब है अगर CAPF में आपका सिलेक्शन हो जाता है, और ये आसान भी होता है। इसका भी सिलेबस आप upsc.gov.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जियोलॉजी से आपका ग्रेजुएशन है तो आप कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं। इसका भी सिलेबस जो है वो UPSC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें, ये भी बहुत ही जबरदस्त जॉब है साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये IFOs कहलाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहलाती है। जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के फॉर्म में 2 ऑप्शन आते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और IFOs एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को भी ऑप्ट कर सकते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करते हुए, और IFOs को भी ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। इनका एक ही टेस्ट होता है, पहला यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक ही होता है, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का और IFOs का एक ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का मेंस दे सकते हैं फर्दर, और यानी कि IAS बनने का भी आपके पास मौका रहेगा, और साथ ही साथ IFOs का भी मेंस दे सकते हैं। बस ये फर्क होता है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप जो ऑप्शनल्स रखते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या ये सब चीजें भी रख सकते हैं, लेकिन IFOs के जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें जो आपको कह सकते हैं ऑप्शनल पेपर्स होते हैं वो आपके साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें एग्रीकल्चर होता है, जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है, इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। उसका ऑप्शनल लेकर ही आप IFOs का मेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फाइनली फिर इसमें भी इंटरव्यू होता है, इसमें भी इंटरव्यू होता है, और फाइनली जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं वो IFS ऑफिसर बनते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बनते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही रिस्पेक्ट वाली, बहुत ही हाई पेइंग और साथ ही साथ बहुत ही मतलब मुझे लगता है काफी सुकून वाली जॉब होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की। तो बेहतरीन पहाड़ों में हैं, मौजूद हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, साथ ही साथ अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर अगर ये सारी चीज़ों के UPSC ये सारी चीज़ें आपका कराता है तो ये सारी सर्विसेज जो हैं UPSC की पूरी डिटेल जो है UPSC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। upsc.gov.in पर जाकर इन सारी सर्विसेज के बारे में आप पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और उनके एग्जामिनेशन कब होंगे, उनका जो कैलेंडर होता है वो भी वहां पर मेंशन होता है। आप उस कैलेंडर को देख सकते हैं और कब एग्जामिनेशन है आप उसके लिए कमर कस लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर इन सब चीज़ों से आपको इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपको अपॉर्चुनिटीज समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर और भी आपके मेरे पास और भी चीज़ें, मेरे पिटारे में और भी चीज़ें आपके लिए हैं। तो अगर आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, डेटा साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक एक्सपर्ट बन सकते हैं इनके। और इसके एक्सपर्ट बनने के लिए एक्सपर्ट बनने से फायदा क्या होगा, ये हाई पेइंग जॉब्स हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके इंटरेस्ट की भी फील्ड होगी। तो अगर इन सब में आपको जाना है तो इसके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन आपको हासिल करने होते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स ऐसे कोर्सेज कराती हैं, जिसको करने के बाद आप इन सब फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन है, इन सब में आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा यही फ्यूचर है। मतलब फ्यूचर में आप समझ लें कि यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, क्योंकि अभी हमें पता है कि डिजिटल करेंसी आने वाली है, पूरी दुनिया में चल रही है और इंडिया में भी अब इंट्रोड्यूस होने वाली है। RBI इस पर कह रहा है कि हम बात करने वाले हैं कि कैसे डिजिटल करेंसी जो है उस पर काम किया जाए। और डिजिटल करेंसी पूरी तरीके से जो बेस्ड है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, और कल फ्यूचर में जो डिजिटल करेंसी आएगी उसके लिए गवर्नमेंट को भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, प्राइवेट सेक्टर्स को भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, साथ ही साथ जितने भी बैंक्स हैं उनको भी एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। तो कल फ्यूचर में इसमें एक्सपर्ट बनकर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत ही
अच्छा पैकेज भी पा सकते हैं, रिस्पेक्ट भी पा सकते हैं। इसके अलावा आज देख रहे हैं कि हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हो जा रही है। आपके घर में हर जो भी मशीनें आप ला रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ला रहे हैं या फिर जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आ रहा है, मशीन लर्निंग का रोल आ रहा है। इसमें अगर एक्सपर्टीज़ आपको हासिल हो जाती है तो कल आप प्राइवेट सेक्टर पर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में आप बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी। डिजिटल मार्केटिंग में आजकल जो मार्केटिंग का फंडा है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मार्केटिंग बहुत कुछ डिजिटल बेस्ड हो चुकी है, ऑनलाइन बेस्ड हो चुकी है, तो इसमें आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। डेटा साइंसेस, डेटा का बहुत बड़ा एक बाजार है, डेटा का बहुत बड़ा एक विज्ञान है जिसमें आप एक्सपर्ट हासिल करके जो है वो सॉफ्टवेयर इस फील्ड में बहुत ही आगे जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके अपने हिसाब से। यहाँ पे इस फील्ड में क्या मामला है कि अगर आपके पास आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास क्वालिटी है, आपके पास एक्सपर्टीज है, तो फिर आप मीडिएट कर सकते हैं। मतलब चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस और सब में है कि सैलरी पैकेज फिक्स है, और इसमें क्या मामला है कि जितना बड़े आप एक्सपर्ट होंगे, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जितनी आपके पास स्किल होगी, उस हिसाब से आप मीडिएट कर सकते हैं। आप अपनी जॉब को, अपनी सैलरी को हर तरीके से मीडिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ है। इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने पड़ेंगे, और ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज मैंने बता दिया, प्राइवेट और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से किया जा सकता है। कुछ कोर्सेज जो हैं वो कोर्सेरा नाम की वेबसाइट होती है, उसमें फ्री भी अवेलेबल है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कुछ फ्री कोर्सेज जो हैं ऑफर करती हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। तो वो कोर्सेज जो हैं वो कोर्सेरा पर फ्री अवेलेबल हैं। कुछ में सर्टिफिकेट आपको मिलता है, कुछ में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। इसमें तो मेनली आपका है कि आपकी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें सर्टिफिकेशन आप हासिल कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट का है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा सर्टिफाइड इथिकल हैकर बन सकते हैं। देखिए अभी चाइना ने हमारी इंडिया माना जा रहा है कि चाइना ने इंडिया की जो ग्रिड थी उस पर उसको हैक कर लिया था। इसी तरीके से लगातार हैकर्स जो है पूरी दुनिया में एक दूसरे कंट्रीज के जो सिक्योरिटी है या कंट्रीज के जो बैंक्स हैं या कंट्री के जो इंटरनल मैटर्स होता है उसको जो वेबसाइट पर पड़ा रहता है उसको हैक करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो उनसे बचने के लिए, उनसे प्रिवेंट होने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हमेशा एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज के साथ हायर करती हैं। तो अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लेते हैं, तो आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन जाते हैं, जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में मिल सकती है। इसके अलावा सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर है, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर की भी पोस्ट है, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की पोस्ट है। और इसमें जरूरी नहीं कि आपने बीटेक जो है वो मान लीजिए सिविल से किया हुआ है तो आप इसमें आगे नहीं कर सकते, नहीं। आप अगर बीएससी आपने किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज में कर लेते हैं और आपके अंदर स्किल है, तो आप इन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज हासिल करके आप जॉब जो भी ऑफर होती हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स है। तो इस तरीके के बहुत सर्टिफिकेशन कोर्स करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप धमाल मचा सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने मौजूद हैं। फिर अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके पास अगर आपने बीएससी या बीटेक कर रखा है तो आजकल मामला चल रहा है कि सर हम जॉब सीकर क्यों बने, हम जॉब गिवर क्यों नहीं बनना चाहते। हम आज गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, पूरी दुनिया में ये बात चल रही है, खासकर इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो इसे प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। आप उसके बात करें तो हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है कि देश में ही हर चीज़ तैयार की जानी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, तो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, देश में ही चीज़ें को तैयार करना है। तो इसके लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये स्टार्टअप मजेदार बात यह है कि आप कभी कभी एक भी बिना पैसे के भी स्टार्ट किया जाता है और कभी कभी आप इसमें मिलियंस पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है किस तरीके का स्टार्टअप आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो बहुत तरीके के स्टार्टअप्स हैं, उसे स्टार्ट कर सकते हैं और सिर्फ आप जॉब सीकर ना बनकर जॉब गिवर बनने की कोशिश करिए। इस पर गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है और आपके अंदर भी आना चाहिए कि हम जॉब सीकर ही क्यों बन के रहें। हम कुछ ऐसा क्रिएट कर दें जिसमें कम से कम 20 लोगों को हम एब्जॉर्ब कर लें, 100 लोगों को हम एब्जॉर्ब कर लें और क्या पता हजारों लोगों को हम एब्जॉर्ब कर लें।
ठीक है। पेटीएम एक स्टार्टअप था, याद है आपको, पेटीएम एक आज से 5-6 साल पहले एक स्टार्टअप था, लेकिन वही पेटीएम जो है आज पूरी इंडिया में उसने धमाल मचा रखा है। आज अगर आप फास्टैग लगवाते हैं तो पेटीएम के थ्रू लगवाते हैं। अगर आप कई बैंक्स कई जगहों पे गवर्नमेंट सेक्टर में कई जगह पर अगर आपको पेमेंट करनी है तो पेटीएम के थ्रू पेमेंट होगी। तो ये क्या था कि ये स्टार्टअप ही तो था, और आज स्टार्टअप की वजह से देखिए पूरी दुनिया मतलब स्टार्टअप में से एक स्टार्टअप है, 50 सैकड़ों ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर भी ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी ले रहा है। तो हम स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्टअप में बस एक चीज आपको ध्यान देनी होगी जो मैंने अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करी है कि स्टार्टअप में आपको याद रखना पड़ेगा कि आज क्या जो हम स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या उसकी करंट डिमांड है कि नहीं है, आज के समय में डिमांड है या नहीं है। और अगर आज के समय में नहीं है मान लीजिए, तो क्या फ्यूचर में ये डिमांड वाला हो सकता है कि नहीं। अगर कोई ऐसा स्टार्टअप है कि आप वो पहले डिमांड में था लेकिन अब धीरे धीरे वो पुराना होता जा रहा है, या उस स्टार्टअप उसके जैसे मतलब उस पर्टिकुलर चीज के सोल्यूशन के लिए बहुत सारे स्टार्टअप ऑलरेडी बाजार में हैं, तो फिर आप स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद या इन्वेस्ट करने के बाद भी फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर करंट में डिमांड है और उसमें कंपटीशन कम है, फ्यूचर में डिमांड है लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है, तो फिर आप ऐसे स्टार्टअप को सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अपना दिमाग यूज कीजिए, तो आप उसके बाद उस स्टार्टअप की तरफ ओपन कर सकते हैं। कभी कभी ये स्टार्टअप जो होते हैं ऐसा कमाल करते हैं कि आप छोटे छोटे, मैंने उम्र में लोगों को देखा 20-21 साल, 23 साल, 24 साल के बच्चे हैं और वो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों की कंपनी चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने जॉब दे रखी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा किस उसी स्टार्टअप को स्टार्ट कीजिए जिसमें करंट सिचुएशन में उसकी डिमांड है या फ्यूचर में उसकी डिमांड हो सकती है। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। और इसके लिए जो बात होती है, कुछ लोग कहते हैं सर पैसे कहाँ से हमें मिलेंगे या फिर हम कहाँ से स्टार्टअप को स्टार्ट करें, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है आजकल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चला रही है। इसके लिए बहुत सी ही सॉफ्ट लोन्स यानी बहुत सस्ते में लोन्स प्रोवाइड कर रही है ऐसे लोगों को, तो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ आप मार्केट से भी पैसा उठा सकते हैं, उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। आप अपनी सेविंग से भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ करने को सोच रखा है तो फिर कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है। और अगर आपको स्टार्टअप के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, वो कुछ आपको पेमेंट लेंगी, आपको करेंगी, और फिर उसके बाद स्टार्टअप का वो ABCD भी आपको अगर नहीं पता है तो वो ABCD भी आपको सिखाएंगे। और साथ ही साथ कहाँ से सॉफ्ट लोन्स मिलेंगे, कहाँ से आपको मार्केट से कैसे पैसा उठा सकते हैं, कैसे आप बिना पैसे के स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको बताती हैं, और उन्हें ही हम लोग स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स कहते हैं। याद रखिएगा इसको, जब वेबसाइट पर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होंगे। थोड़ा सोच समझकर ऐसे स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स के पास जाइए जो आज उनकी हिस्ट्री जान लीजिए कि उनके पास क्या एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि ऐसी आपको बहुत तरीके की सलाह दे सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वो कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता है कि सबसे आसान तरीका है कि आप यूट्यूब पर देखिए। यूट्यूब पे जितने भी टॉप स्टार्टअप्स हैं, जिनकी कंपनीज हैं, जो सफल स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट किया है, उन सब के इंटरव्यूज मौजूद हैं, उन सब की स्ट्रैटेजी मौजूद है। आप वहां से भी सीख सकते हैं, अगर आपके अंदर स्किल है तो उससे भी सीख सकते हैं। नहीं तो आप स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी वेबसाइट पर बहुत सारा आपको मटेरियल, बहुत सारा ब्लॉग है, उस ब्लॉग को आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग पढ़ा है 2021 में कौन से स्टार्टअप स्टार्ट किए जाए, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। ये www.niveshmarket.com पे ये ब्लॉग मौजूद है कि न्यू बिजनेस आइडियाज इन इंडिया विथ लो इन्वेस्टमेंट। तो ये काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या ज़रूरत होती है, कैसे स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए। तो उसके लिए अच्छा ब्लॉग मुझे समझ में आया तो मैंने आपको ये डाल दिया, आप इस पर जाकर उस पर सर्च कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं जो आप अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल डिमोरलाइज मत होइए। अगर आपने बीटेक कर रखा है, आपने बीएससी कर रखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मॉरल लूज नहीं करना है, आपको बिल्कुल इंस्पायर रहना है, मोटिवेट रखना है, मोटिवेशन आपके अंदर रहना है। आपके पास देखिए मैंने कितनी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज बता दी कि कैसे कैसे आप बीटेक या बीएससी करने के बाद कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, और उसके बाद आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके मेहनत करके आप अपने कैरियर को बेहतरीन सेट कर सकते हैं। और अपने ही कैरियर को नहीं बल्कि अपने आसपास के
जो लोग हैं उनके भी कैरियर को सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोगों को हो सकता है इस वीडियो की जरूरत हो, उनको शेयर कीजिए। और ये अगर चैनल आपको पसंद आ रहा हो, इसकी वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।